हाँ बेटा, हम ऑर्गेनिक का जो डिस्कशन है एनसीईआरटी बेस्ड आपके एग्ज़ाम के लिए वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज का चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह तो आपको पता है, आपने काफ़ी रिवाइज कर लिया है। मेरा मुद्दा केवल उन पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करने का है जहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं। वो उन पॉइंट्स को लेकर के ही हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो इसमें एक तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में एक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो एक कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पर, ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का जो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर हमारे पास मेंशन्ड है वो है ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और इसका नाम जो अपने पास यहाँ पर मेंशन्ड है वो है टू इथॉक्सी टू इथॉक्सी वन वन डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। जबकि इसी चैप्टर में यदि आप एक्सरसाइज के सेक्शन में जाएं तो एक्सरसाइज के सेक्शन में ये कंपाउंड हमारे पास मेंशन्ड है। और इसका जो नाम वहाँ पर मेंशन, इसका जो आंसर दिया हुआ है ये एक्सरसाइज के सेक्शन में 7.23 और फिफ्थ क्वेश्चन है। और इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है वन इथॉक्सी फोर फोर डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबरिंग जो स्टार्ट की गई है वो इस कार्बन को हमने पहला कार्बन माना है, जबकि यहाँ पर जो नंबरिंग स्टार्ट की गई है उसमें इस कार्बन को हमने पहला कार्बन माना है। तो अब इन दोनों में से जो सही है वो ये है फर्स्ट वाला, जिसमें जो कि अपने पास टेबल में दिया हुआ है। तो उस आधार पे इस कंपाउंड का नाम अपने पास यहाँ पर, ये जो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम अपने पास आना चाहिए यहाँ पर फोर इथॉक्सी वन वन डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल से रिलेटेड पॉइंट है। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड पॉइंट ये है कि जो मीथेनॉल है, फिनॉल और मिथॉक्सी मीथेन, इनका बॉन्ड एंगल यदि आप ये याद रख लें तो काफ़ी अच्छी बात होगी। 108.9 डिग्री, 109 डिग्री और 111.7 डिग्री। अब ईथर्स में एक बात आती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके अलावा यहाँ पर दो Lp लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो केमिकल बॉन्ड में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर सेंट्रल एटम पर एक Lp प्रेजेंट हो तो बॉन्ड एंगल जो है 2 से लेकर के 2.5 डिग्री तक कम हो जाता है। तो उस आधार पे और उसी आधार पे ये अपने पास यहाँ पर जो वाटर का केस है उसका जो बॉन्ड एंगल है, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो Lp मौजूद हैं, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, तो वो सही बैठता है। जबकि यहाँ पर ईथर्स में ये जो बॉन्ड एंगल हमारे पास देखने को मिलता है ये 109.28 जो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम्स का बॉन्ड एंगल है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो उसका कारण है यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उनके बीच में होने वाला रिपल्शन। जो मिथाइल ग्रुप्स के बीच में जो स्टेरिक रिपल्शन है, इसके कारण बॉन्ड एंगल इवन 109.28 से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यदि आप यहाँ पर इथॉक्सी इथेन की बात करें तो इथॉक्सी इथेन का जो बॉन्ड एंगल है वो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इथाइल ग्रुप्स के बीच में जो स्टेरिक रिपल्शन है वो अपने पास और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो है एक रिएक्शन अपने पास दिया हुआ है बेंजीन और ओलियम के बीच में जो प्रिपरेशन है, फिनॉल के प्रिपरेशन में एक रिएक्शन है। मैं केवल उन्हीं केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कहीं मतलब आप ये चूक न जाएं।
तो यहाँ पर एक रिएक्शन है अपने पास बेंजीन का ओलियम के साथ में रिएक्शन, और ये अपने पास देता है यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फिर उसको NaOH के साथ में यहाँ पर ट्रीट करने पर ये अपने पास दे देता है फिनॉल। लेकिन यहाँ एक बात जो ध्यान रखने की है, जब तक वो H पॉजिटिव यहाँ मेंशन नहीं करेगा, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव जब तक मेंशन नहीं करेगा, तब तक हम फिनॉल पे नहीं जाएंगे। तब हम यहाँ पर फिनॉल की जगह पर हम जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो है अपने पास यहाँ पर सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि जो इनिशियली अपने पास देगा सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो है H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। अदरवाइज आप जो है यहाँ पर जो है सोडियम फिनेट ही अपना आंसर लिखेंगे। अब ये ओलियम क्या है, तो ये अपने पास SO3 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जब डिजोल्व किया जाता है तो ये मिलता है H2S2O7। तो इसमें SO3 डिजोल्व स्टेट में होता है, इसे कहा जाता है ओलियम। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बेंजीन का जब SO3 के साथ में रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ में, तो ये अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में वो है SO3, ना कि SO3H पॉजिटिव। बेंजीन किस तरह का रिएक्शन देगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है जो कि यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट अपने पास यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है इथेनॉल, मिथॉक्सी, मीथेन और प्रोपेन, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इथेनॉल यदि हमारे पास दिया हुआ है इथेनॉल, और मिथॉक्सी मीथेन CH3OCH3, और एक अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपेन, इनका कंपैरिजन हम इस आधार पर कर रहे हैं कि इनका मोलार मास लगभग बराबर है या इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग बराबर हैं, तो वैन डर वाल अट्रैक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट चूंकि यहाँ पर इथेनॉल में ये हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लिख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, बिकॉज ये अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है आपस में। और जहाँ तक ईथर का सवाल है, यहाँ पर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्केन के मुकाबले ज़्यादा बता रहा है। उसका रीज़न है अपने पास यहाँ पर पोलारिटी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के कारण। लेकिन यहीं इसी के कुछ पेजेस के बाद में यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है अपने पास ब्यूटेनॉल, पेंटेन और इथॉक्सी इथेन का। हमारे पास दिया हुआ है ब्यूटेनॉल, पेंटेन, और ये अपने पास यहाँ पर इथॉक्सी इथेन का। अब यहाँ पर जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आ रही है, तो अब आप देखो कि पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट इथॉक्सी इथेन से ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रख लेना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये NCERT का ही है। मतलब जब हम मिथॉक्सी मीथेन और प्रोपेन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि मिथॉक्सी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है, उसका कारण भी हम दे पा रहे हैं। बट यहाँ पर ही एक एक्सेप्शन आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इस केस में, ठीक है। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो है जो ऑर्थो, मेटा और पैराक्रोसॉल की बात करें, इनका pKa वैल्यू के बारे में यदि हम बात करें, ऑर्थो, मेटा और पैराक्रोसॉल की बात करें, तो ये जो अपने पास ऑर्थो और पैराक्रोसॉल है, इनका जो pKa वैल्यू है वो अपने पास बराबर दिया हुआ है। इसकी वैल्यू शायद 10.2 के बराबर दी गई है, जबकि इन दोनों से ज़्यादा एसिडिक है अपने पास यहाँ पर मेटाक्रोसॉल।
तो जो बात मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इन दोनों का pK वैल्यू बराबर दिया हुआ है, जो कि हो सकता है आपसे स्किप हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी के डाटा के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट है अपने पास। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, पीके वैल्यू अपने पास यहाँ पर जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है सैलिसिलिक एसिड का एक रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हम सैलिसिलिक एसिड को, यदि हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एस्पिरिन, एसिटल सैलिसिलिक एसिड, एसिटल सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन। तो इससे रिलेटेड एक या दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि यहाँ पर जब हम ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं तो एसिड क्लोराइड का जो रिएक्टिविटी है CH3COCl की जो रिएक्टिविटी है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के मुकाबले ज़्यादा होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड कम रिएक्टिव है। ये अपने पास यहाँ पर कुछ एसिड डेरिवेटिव्स के रेट ऑफ रिएक्शंस का ऑर्डर है। ये ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप इसको ध्यान रख लीजिएगा यदि आपने नहीं किया हो तो। और CH3CONH2। तो यहाँ पर अपने पास जो है इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के आधार पर देखा जाए तो एस्पिरिन के प्रिपरेशन में एसिड क्लोराइड को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन एसिड क्लोराइड के बजाय एसिड एनहाइड्राइड का क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा है। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन में वो है एसिटिक एसिड। और एस्पिरिन जो है वो क्या है, एक मेडिसिन है। ये अपने पास इसका यूज़ है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में। एंटीपायरेटिक आपको पता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, और पेन किलर के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में इसका यूज़ होता है। तो ये एक मेडिसिन है। और यदि हम एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, HCl, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप कितना भी कोशिश कर लें HCl को, जो बाई प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने की, वहाँ पर HCl कुछ ना कुछ मात्रा में मौजूद रहेगा, जो कि बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसलिए एस्पिरिन के प्रिपरेशन में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड का। हालांकि इसकी रिएक्टिविटी एसिड क्लोराइड के मुकाबले कम है। तो ये एक पॉइंट अपने पास आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास यहाँ पर एक का जॉन्स रिएजेंट है। जॉन्स रिएजेंट का फंक्शन, जॉन्स रिएजेंट हमारे पास यहाँ पर जो है जो अल्कोहल्स हैं, यदि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल ये अपने पास यहाँ पर जो है H2SO4, और हमारे पास जो है CrO3, ये अपने पास एसिडिक CrO3 जो है ये यहाँ पर कन्वर्ट करता है यहाँ पर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये है जॉन्स रिएजेंट का फंक्शन। जबकि वहीं पर यदि आप यहाँ पर जो है इस्तेमाल करेंगे एनहाइड्रस CrO3, तो फिर ये अपने पास यहाँ पर एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अपने पास यहाँ पर जो है एक और पॉइंट जो है PCC का, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो PCC है उसके बारे में यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कि यदि हमारे पास इस तरीके से कोई अल्कोहल दिया हुआ है और यदि आप PCC का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीडेशन में, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हमारे पास जो है वो एज इट इज अपने पास रहेगा। और ये अपने पास यहाँ पर PCC का फंक्शन है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड।
ये बहुत डिफिकल्ट है एल्डिहाइड के लेवल पे अपने पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन को रोकना। उसका कारण ये है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, तो ये सब बातें आपको पता है, जस्ट मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से ये आसानी से किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो यहाँ पर, जैसे फैलिंग सॉल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, टॉलेंस रिएजेंट वगैरह, उनके साथ इजीली ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाता है, एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस वजह से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये अपने पास कुछ रिएजेंट जो हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो है पीसीसी और एक का एनहाइड्रस CrO3। तो जॉन्स रिएजेंट यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा, जबकि एनहाइड्रस CrO3 का इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपने पास जो है और जो पॉइंट है अपने पास यहाँ पर एक फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, हाँ ये एक पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, वो पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो मुद्दा ये है कि यदि आपको फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि H2SO4 के द्वारा आप यहाँ पर जो है इसको पहले आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोक्सी डाइसल्फोनिक बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड में पहले आप कन्वर्ट करें, और उसके बाद यदि आप HNO3 के साथ में ट्रीट करते हैं तो फिर ये अपने पास कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से पिक्रिक एसिड में, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक और जो पॉइंट है वो ये कि फिनॉल जो है वो उतना एसिडिक नहीं है, जबकि पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अधिक है। पिक्रिक एसिड, ठीक है, फिनॉल NaHCO3 के साथ में CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस नहीं देता, जबकि पिक्रिक एसिड देता है। तो ये एक मुद्दा है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड, ये तो एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है। अब मेरा ये कहना है, या हम और बुक्स में हायर लेवल पे थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पर यदि हम फिनॉल या फिर ये अपने पास यहाँ पर एनिलीन, फिनॉल या फिर एनिलीन, इसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर या तो COH ग्रुप मौजूद हो या अपने पास यहाँ पर SO3H ग्रुप मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है कि दो, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है दो के बारे में, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ रिएक्शन के रूप में लिखा है। यहाँ पर यदि फिनॉल में यदि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर COH ग्रुप मौजूद हो, एक काफ़ी है, दो भी होगा तो भी अपने पास ये काम करेगा। COH ग्रुप मौजूद हो, वैसे ही यहाँ पर NH2 एनिलीन, इसमें भी यहाँ पर यदि अपने पास ऑर्थो या पैरा या दोनों पोजीशन पर अपने पास जो है यदि ये मौजूद हो तो ये, इसको यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। किस किस के साथ मैंने कहा, मैंने ये कंपाउंड आपको बताया ठीक है, ये कंपाउंड मैंने आपको बताया, ऑर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप या पैरा पोजीशन पर COH ग्रुप फिनॉल में और वैसे ही
COH की जगह पर यदि हम COH की जगह पर यदि हम SO3H भी लेते हैं तब भी ये काम करता है। यदि हम SO3H लेंगे तब भी ये काम करता है। बिल्कुल इसी तरीके से एनिलीन में भी यदि हम ऑर्थो पे COH ग्रुप लगाएं या पैरा पे या दोनों पोजीशन पर या COH की जगह पर SO3H लगाएं और इनको यदि हम ट्रीट करें नाइट्रिक एसिड के साथ में तो हमको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन मिलेगा। वैसे ही इनको यदि हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तब भी तीनों पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। मतलब ये कि यदि अपने पास यहाँ पर आपने लिया हुआ है, मान लिया जाए OH और यहाँ पर आपके पास है SO3H और यदि आप यहाँ पर इसको ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे तब भी यहाँ पर जो है तीनों ही पोजीशन पर ये अपने पास जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। और उसी तरीके से एनिलीन में भी ये बात देखी जा सकती है। एनिलीन में भी यहाँ पर यदि SO3H या फिर मैंने कहा COH और यदि आप यहाँ पर इसको ट्रीट करेंगे तो ये अपने पास क्या देगा। एनिलीन में तो वैसे भी आपके पास ये नॉर्मल कंडीशन में भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ये देगा। और ये जो रिएक्शंस हैं ये अपने पास कहलाती हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, IPSO सब्स्टिट्यूशन। नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए काम का नहीं है, बट ये उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास यहाँ पर जो है जो कोल्ब्स रिएक्शन है इसमें NaOH का जो फंक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन में हमारे पास हम फिनॉल को यहाँ पर जो है NaOH फिर CO2 और उसके बाद में इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ये कहलाता है कोल्ब्स रिएक्शन। अब इसमें जो NaOH है उसका फंक्शन ये है कि जो CO2 है बेसिकली ये अपने पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, बट ये जो CO2 जो इलेक्ट्रोफाइल है वो काफ़ी वीक है। और जो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं है बेंजीन रिंग का। जबकि अगर ये फिनॉल, इस फिनॉल को यदि हम यहाँ पर इस फिनॉल को यदि हम NaOH के साथ में ट्रीट कर लें पहले, तो इस NaOH के साथ ट्रीटमेंट में ये फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम फिनेट में। और इस सोडियम फिनेट में जो फिनेट आयन प्रेजेंट है, फिनेट आयन जो है ये इसका O नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। तो इस वजह से जो CO2 है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के बावजूद यहाँ पर रिएक्शन देगा। तो ये NaOH का फंक्शन है। फिनॉल के और भी रिएक्शंस है, रीमर-टीमन रिएक्शन में भी इस NaOH का फंक्शन वही है ना। तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है एक ग्लाइकॉल का HI के साथ में होने वाला जो रिएक्शन है, ग्लाइकॉल को यदि हम यहाँ पर HI का एक्सेस लेकर के यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो स्टेप नंबर 1 में ये अपने पास यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे हैलो कंपाउंड्स में डिस्कस किया था कि यदि एडजेसेंट कार्बन पे पास के कार्बन पर यदि 2 आयोडीन मौजूद हो तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो ये अपने पास अनस्टेबल है, आयोडीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फिर हमें मिलेगा यहाँ पर इथीन। और ये इथीन फिर से HI के साथ में रिएक्ट करके अपने पास क्या दे देगा, इथाइल आयोडाइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी एक पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है एक पॉइंट जो मेंशन करने का है वो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बेटा। इनका सब IUPAC नेम और इनका कॉमन नेम वगैरह याद रख लोगे तो बेहतर रहेगा। ये चूंकि NCERT में दिया हुआ है, जैसे अपने पास यहाँ पर
वेनिलिन है, वेनिलिन है हमारे पास, ये CHO ग्रुप, और ये अपने पास OCH3 और ये OH, दिस इज वेनिलिन। और IUPAC नाम यदि आपको लिखना है, सो ये 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं, या कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एक वेनिलिन का स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है सिनेमल्डिहाइड है, सिनेमल्डिहाइड आप याद रख लें, ये भी दिया हुआ है। तो CHO, इनका भी IUPAC नेम क्या हो सकता है, तो 3 फिनिल प्रोप-2-ईन अल। ओके, 3 फिनिल प्रोप-2-ईन अल, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो है मैसेटिल ऑक्साइड, मैसेटिल ऑक्साइड ये अपने पास यहाँ पर जब एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पर ये मैसेटिल ऑक्साइड हमको मिलता है, तो इसका भी स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। ये अपने पास यहाँ पर मिलता है मैसेटिल ऑक्साइड, तो इसका IUPAC नाम आप दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आपको होगी। ठीक है, नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, सो दिस इज 4 मिथाइल पेंट 3-ईन 2-ऊन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिए गए हैं अपने पास। यहाँ पर एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन यहाँ पर क्या है, ये C6H5COCH3, ये है एसिटोफिनॉन। वैसे ही बेंजोफिनॉन, ये है अपने पास बेंजोफिनॉन। और एक अपने पास यहाँ पर नाम दिया हुआ है प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, दैट इज दिस वन। अब यहाँ से एक जो प्रॉब्लम है वो आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा। अब इसका IUPAC नेम दिया हुआ है इस कंपाउंड का NCERT में, और इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे फिनल 1 फिनल प्रोपेनोन, 1 फिनल प्रोपेनोन। वन फिनिल प्रोपेनोन। और इसी आधार पर फिर इस एसिटोफिनॉन का IUPAC नेम हो जाएगा अपने पास बेटा यहाँ पर, दिस इज फिनिल इथेनोन, फिनिल इथेनोन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और ये आ जाएगा अपने पास डाइफिनिल, डाइफिनिल मीथेनोन। हालांकि ये अपने पास IUPAC नेम मेंशन नहीं है NCERT में, लेकिन इस कंपाउंड का IUPAC नेम मेंशन है NCERT में, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 फिनिल प्रोपेनोन, और फिन दिस इज प्रोपियोनोन, दिस इज इसका जो नाम दिया हुआ है नॉर्मल कॉमन प्रोपियोफिनॉन, दिस इज प्रोपियोफिनॉन, ये अपने पास यहाँ पे प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, और ये अपने पास एसिटोफिनॉन का नाम आ जाएगा, एसिटोफिनॉन का जो नाम है वो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे फिनिल इथेनोन, 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 फिनिल इथेनोन। और ये है अपने पास यहाँ पे डाइफिनिल मीथेनोन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये टिपिकल है नॉमेनक्लेचर। एक्रोलीन या एक्रल्डिहाइड, दैट इज प्रोप-2-ईन-अल, वो है अपने पास यहाँ पर एक्रोलीन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोप-2-ईन-अल। ठीक है, तो ये कुछ नेम है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देन अपने पास यहाँ पर जो पॉइंट में मेंशन करना चाहता हूँ, रोजनमुंड रिएक्शन में
रोजनमुंड रिएक्शन हमारे पास जो भी है, जैसे कॉमन आप रोजनमुंड रिएक्शन की बात करें तो ये है अपने पास रोजनमुंड रिएक्शन, जिसमें कि एसिड क्लोराइड यहाँ पर इसका हाइड्रोजन इसका पैलेडियम और BSO4 के प्रेजेंस में ये अपने पास यहाँ पर रिडक्शन किया जाता है एल्डिहाइड्स में। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ वो ये कि अगर BSO4 ये मेंशन ना करे और ये केवल हाइड्रोजनेशन दे पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एल्डिहाइड है ये और रिड्यूस होकर के क्या दे देगा अपने पास यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रख लेना रोजनमुंड रिडक्शन में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है स्टीफन रिएक्शन में जो बात आती है, स्टीफन रिएक्शन में यदि आपके पास यहाँ पर ये साइनाइड ग्रुप दिया हुआ है और आपको पता है ये SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन है और उसके बाद हाइड्रोलोसिस पर ये अपने पास क्या दे देता है, एल्डिहाइड। तो ये है स्टीफेंस रिएक्शन। जो पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ ये कि अगर Sn और HCl देता है, यहाँ पर Sn और HCl देगा तो ये अपने पास जो है कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा किस में, एमीन्स में, RCH2NH2। SnCl2 और HCl का यूज किया जाता है पार्शियल रिडक्शन के लिए और टिन और HCl का यूज करोगे तो ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपने पास जो है एक डिबाल H है, उसका फंक्शन भी अपने को पता होना चाहिए। डिबाल H का जो फंक्शन है, एक तो उसमें एक पॉइंट आपको ये मेंशन करना है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये अपने पास यहाँ पर जो है डिबाल H के साथ में डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिबाल H। तो ये अपने पास यहाँ पर जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होता, ये है मेंशन्ड है NCERT में, बट शायद आप उसे स्किप ना कर जाएं, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर CHO। और डिबाल H का एक और जो फंक्शन यहाँ पर मेंशन्ड है वो ये, और डिबाल H लेकर के यदि ये रिड्यूस करते हैं तो ये अपने पास यहाँ पर RCHO। अब यहाँ एक जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ जो कि NCERT में नहीं लिखा हुआ है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये अपने पास यहाँ पर वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में। मतलब यदि हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कोई एस्टर हमारे पास दिया हुआ है और इसको यदि हम डिबाल H से ट्रीट करते हैं तो ये जो अपने पास CH3 CHO ये मिल जाएगा। इसके अलावा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसके अलावा ये अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH में। ये वाला जो पार्ट है वो इथेनॉल में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं बेटा। इसके बाद यहाँ पर अपने पास जो है एसीटोन प्रोपेनॉल और प्रोपेनल और मीथॉक्सी इथेन, ये भी एक पॉइंट है जो कि अपने को ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे पास दिया हुआ है प्रोपेनोन और प्रोपेनल और यहाँ पर ईथर जो दिया हुआ है वो है अपने पास यहाँ पर मीथॉक्सी इथेन, ताकि इनका मॉलिक्यूलर वेट अपने पास यहाँ पर सेम हो, मीथॉक्सी इथेन। तो अब इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। मेन जो प्रॉब्लम है वही इन दोनों को लेके है, प्रोपेनोन और प्रोपेनल को लेकर के है। इनमें जिसका अपने पास जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है जिसका कि प्लस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसे बेहतर है कि आप इसे याद रख लें कि ये है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इन दोनों में,
और ये कंप्लीट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी आप यहाँ पर केयरफुली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने पास जो है और जो पॉइंट्स हैं अपने पास, एक तो है रिएक्शन विद द NaHSO3, रिएक्शन विद NaHSO3। इसमें जो एल्डिहाइड्स हैं, जो पॉइंट में जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने, वो है कि एल्डिहाइड के केस में यदि हम यहाँ पर NaHSO3 लेते हैं तो ये एक इक्विलिब्रियम साइन दिया हुआ है। तो एल्डिहाइड के केस में ये जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम राइट साइड को मोस्टली रहता है, और कीटोन के केस में ये जो इक्विलिब्रियम है इसी रिएक्टेंट के साथ में NaHSO3 के साथ में, वो मोस्टली बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ रहता है। मतलब ये ज़्यादा फेवरेबल है एल्डिहाइड्स के लिए। और यहाँ पर जो कंपाउंड हमें मिलता है एल्डिहाइड्स के साथ में, ये अपने पास यहाँ पर OH और ये SO3Na, दिस इज एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और ये बड़ी आसानी से जो है एसिड या एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस रिएक्शन का यूज़ जो है हम जो है इनके सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में करते हैं एल्डिहाइड्स के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है का शिफ्स बेस। अच्छा, ये एक पॉइंट भी अपने पास मेंशन करने के लायक है कि यदि हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का रिएक्शन यदि हम प्राइमरी अमीन के साथ या एनिलीन के साथ करते हैं तो ये अपने पास जो प्रोडक्ट अपने को देता है वो है अपने पास यहाँ पर इस तरीके से शिफ्स बेस, या इसको हम कहते हैं एनल्स। दिस कॉल्ड शिफ्स बेस और एनल्स। अब जो पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ ये कि शिफ्स रिएजेंट करके एक और है, हालांकि ये अपने पास यहाँ मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो शिफ्स रिएजेंट। ये है बेटा पैरारोजानिलीन, पैरारोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरारोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, विच इज डीकलराइज्ड बाय पासिंग SO2। इसमें से SO2 पास करते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और ये जो है एल्डिहाइड्स के कलर को रिस्टोर करता है। एल्डिहाइड्स इसके कलर को रिस्टोर करते हैं, सॉरी, एल्डिहाइड्स जो है दे रिस्टोर द कलर ऑफ शिफ्स रिएजेंट। सो शिफ्स बेस अलग है, शिफ्स बेस है एल्डिहाइड या कीटोन का जो प्राइमरी एमीन के साथ में, यहाँ पर मैंने एक लिखने में गलती की है, NH2 RNH2 प्राइमरी एमीन के साथ में या एनिलीन वगैरह के साथ में ये अपने पास देता है शिफ्स बेस। और शिफ्स रिएजेंट है पैरारोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, डीकलराइज्ड बाय पासिंग SO2, एंड एल्डिहाइड्स रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ इट। एल्डिहाइड्स जो है इसके पिंक कलर को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, और क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं बेटा। हमें पता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स जो हैं, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ में ये अपने पास जो है रिड्यूस हो जाता है इस तरीके से क्लेमेंसन रिड्यूसर के द्वारा, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, और कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ में ये अपने पास रिड्यूस हो जाता है करस्पॉन्डिंग एल्केन्स में। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर और भी है कि यदि अपने पास इस तरह का अपने पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है और आपने यहाँ पर जो है क्लेमेंसन रिड्यूसर का यूज़ किया, तो ये अपने पास यहाँ पर जो है इस CO ग्रुप को तो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये OH ग्रुप भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर Cl में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरह से यदि हमारे पास वुल्फ किश्नर रिड्यूसर है, वुल्फ किश्नर रिड्यूसर यदि हमारे पास है, दैट इज हाइड्रोजीन एंड KOH, वुल्फ किश्नर रिड्यूसर, तो ये अपने पास यहाँ रिड्यूस हो जाता है इस तरह से। लेकिन यदि आप यहाँ पर जो है एक चेंज ले आएँ, यहाँ CO के साथ साथ यहाँ Cl भी ले लें और ये वुल्फ किश्नर रिड्यूसर का यूज़ करेंगे, तो ये अपने पास ये जो ग्रुप है ये तो कन्वर्ट होगा यहाँ पर एल्केन में। उसके अलावा यहाँ पर जो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी हो जाएगा।
ये जो अपने पास H और Cl है ये भी रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजीन की वजह से। तो ये दो तीन पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो मुद्दे हैं हमको डिस्कस करने के लायक, वो है कि एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह तो ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट है, इनके प्रिपरेशन में एक मुद्दा आता है कि जैसे अपने पास 1,1 डाइक्लोरोईथेन है, इसको हम एक्वस केवच के साथ ट्रीट करें तो क्या मिलना चाहिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं दे एंड अप विद दिस प्रोडक्ट, मतलब ये एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, तो ये अपने पास यहाँ पर CH3CHO। लेकिन चूंकि KOH मौजूद है, तो ये हमारे पास सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब जो एल्डिहाइड यहाँ पर बना हुआ है ये अपने पास जो है इस तरीके से एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में इस KOH के OH नेगेटिव के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन दे देंगे। तो ये अपने पास यहाँ पर या तो रिमूवल के बाद में दे सकता है प्रोडक्ट, या फिर अपने पास यहाँ पर इस तरीके से CH2CHO दे सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ हमने रिमूवल नहीं किया है, केवल दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक भी पॉइंट, एक और पॉइंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स में यहाँ पर एक तो जो इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन में एक पॉइंट है हमारे पास, वो ये कि इटार्ड रिएक्शन में ये अपने पास जो है CrO2Cl2 और इन CCl4 या फिर अपने पास कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में ये अपने पास देता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। ये है अपने पास इटार्ड रिएक्शन। जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर इस दौरान जो CrO2Cl2 का फंक्शन है क्रोमिल क्लोराइड का, वो ये कि अपने पास यहाँ पर जब बेंजल्डिहाइड बनता है इनिशियली ऑक्सीडेशन पर, ये जब बेंजल्डिहाइड बनेगा तो ये जो बेंजल्डिहाइड बनता है वो बेंजल्डिहाइड इस CrO2Cl2 के साथ में एक एडिशन प्रोडक्ट दे देता है इस तरीके से। ये एडिशन प्रोडक्ट पूरा स्ट्रक्चर बना के तो नहीं दिया हुआ है, बट NCERT में दिया हुआ है। और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, वो है अपने पास +4 का स्टेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसी कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण या इस एडिशन प्रोडक्ट के बनने के कारण इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो ये CrO2Cl2 का फंक्शन है इटार्ड रिएक्शन में। इसी तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन है, वो है अपने पास टोलुइन का ऑक्सीडेशन बाय CrO3, और यहाँ पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी करते हैं। तो इस एसिटिक एनहाइड्राइड का फंक्शन भी यही है कि जो बना हुआ बेंजल्डिहाइड है, इनिशियली जो बेंजल्डिहाइड बनेगा वो बेंजल्डिहाइड यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ वो क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड जो अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है उस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्या होगा, ये अपने पास ये दोनों कंबाइन होकर के अपने पास दे देता है बेंजाइलिडीन एसीटेट इस तरीके से। और इस तरीके से इसका आगे ऑक्सीडेशन, बेंजल्डिहाइड का आगे बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक मुद्दा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फंक्शन क्या है यहाँ पर, टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड विच इज फॉर्म्ड। ये अपने पास इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। जो बेंजल्डिहाइड बना है वो इमीडिएटली यहाँ पर इसके साथ में कंबाइन कर जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और ये दे देगा हमें बेंजाइलिडीन एसीटेट, और इस वजह से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। इसमें एक और जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन में यदि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड और मीथेनॉल दिया हुआ है,
तो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, बिकॉज ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस। तो यहाँ पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव अटैक करेगा। और यदि बेंजल्डिहाइड और यदि हम मीथेनॉल की बात करें तो मीथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा और बेंजल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूस। मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है वो है अपने पास कैटलिस्ट, और यहाँ पर ये अपने पास C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और ये अपने पास क्या दे देगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपके पास कुछ भी कॉम्बिनेशन वो दे सकता है। जैसे बेंजल्डिहाइड में ही उसने जो है 2 केसेस दे दिए, 2 अपने पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड दे दिए, उनमें से एक में उसने क्या किया, उठा करके जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और एक बेंजल्डिहाइड ही है। तो Cl ग्रुप यहाँ पर क्या का काम करता है, -I, और इस वजह से यदि आप पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे नॉर्मल बेंजल्डिहाइड में और यहाँ पर इस ऑर्थोक्लोरोबेंजल्डिहाइड में, तो ऑर्थोक्लोरोबेंजल्डिहाइड में ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड चूंकि ज़्यादा है, तो यदि इन दोनों को यदि हम मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ में ट्रीट करेंगे तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो इनमें आपको आराम से सॉल्व करना, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मैं और भी 1-2 एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे ये अपने पास आ गया और यहाँ पर अपने पास दे दिया गया, मान लिया जाए CH3 है और ये अपने पास बेंजल्डिहाइड। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बेंजल्डिहाइड में ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा होगा और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसको मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, सबसाइड करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये कंपाउंड रिड्यूस होगा और ये कंपाउंड अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये अपने पास आज का डिस्कशन अब यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू।